हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी एमओसीएच जीएस। तो आप सभी के साथ आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और आप देखिए मतलब पॉलिटी आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको कौन से कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पॉलिटी पढ़ते क्यों हैं। पॉलिटी पढ़ने का रीज़न क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब डायरेक्टली कोई इंसान पॉलिटी में इंटरेस्ट क्यों लेगा, क्या वजह है पढ़ने की। आप सभी लोग मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो कोई वजह आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए टेरिटरी किसी ने डिफाइन कर दी, ये टेरिटरी है। इसके 4 ऑर्गन मैं आपको बताता हूँ। मेनली 4 ऑर्गन है इसके। मान लीजिए इसकी टेरिटरी मैंने डिफाइन की, इसके अंदर रहने वाले हैं सिटीजन्स, और मान लीजिए इन सिटीजन्स को गवर्न करने के लिए है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके पास है सॉवरेनिटी। ये 4 सबसे मेन फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट हैं जिनसे एक स्टेट बनता है। सॉवरेनिटी का मतलब इसमें ये होता है कि आपको फ्री विल होती है कि आप अपने हिसाब से नियम अपने लिए लागू कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसमें दूसरा जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट का रोल ये है कि जैसे मान लीजिए मेंबर्स हैं, ये आपके टेरिटरी में ये मेंबर्स रह रहे हैं, तो इसी मेंबर में से आपने कोई एक मेंबर चुन लिया कि ये बंदा हमारे लिए हमने इलेक्ट किया है और ये हमारे ऊपर हमारा जो रूल्स हैं उनको फॉलो करवाने के लिए हमारे लिए सिस्टम बनाएगा। तो ये गवर्नमेंट कहलाता है। सिटीजन्स आप समझ ही गए होंगे। टेरिटरी आपको मैंने समझा ही दिया कि किस तरीके के कंसाइज एक पार्ट में वो लोग रहते होंगे। तो इन चारों सेक्शंस को मिला के हमारी स्टेट बनती है। जब स्टेट डिफाइन हो जाती है तब आप समझिए इतने सारे सिटीजन्स हैं, अब उनमें से कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी जीवन उसको कैसे बिताना है। इसके लिए एक रूल बुक बनानी पड़ेगी ना। मान लीजिए कोई भी ऑफेंस होता है या नॉन ऑफेंस होता है, कैसे डिसाइड करेंगे आप। इतनी अपसर्डिटी हो जाएगी अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसका क्या काम है किसका क्या काम नहीं है। इसी के लिए आप ये समझिए हमारा जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी होती है, वो कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो ये 4 पार्ट हैं, ठीक है। उसके जो ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, यानी बॉडी जिनसे रन कर रही है, वो 3 मेन ऑर्गन होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि वो आपका जो टेरिटरी रन होनी है, यानी लैंड ऑफ लॉ, उसके लिए नियम कानून बनाती है। हिंदी में आप सिंपल भाषा में समझिए, जो एमपी और एमएलएज होते हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। और इसके बाद जो इनका नीचे का लेवल होता है वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम तो ये होता है कि वो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को फॉलो करवाएं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ। तो आप सभी लोगों का काम क्या होगा, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आपकी कोई भी हेल्थ के लिए लेजिस्लेचर में बैठ के कोई नियम कानून बनाती है, तो आप सभी लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट कराएंगे। यही बेसिक रूल होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर अगली चीज़ क्या होती है, जुडिशरी। जुडिशरी का काम ये होता है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, अब एग्जीक्यूटिव उसको सही से इम्प्लीमेंट करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, इस चीज़ को देखने का काम हमारा जुडिशरी का होता है। विदाउट जुडिशरी अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज नल, यानी कोई कॉन्सेप्ट स्टेट का नहीं बन सकता। देखिए, घर की एक फैमिली होती है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स ये डिसाइड कर देते हैं, मान लीजिए दो सिबलिंग्स में लड़ाई हो गई, तो वो तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपने आप को सही कहने लगेंगे, बट डिसाइड कौन करेगा, पेरेंट्स, क्योंकि वो वहाँ पे जुडिशरी के रोल निभाते हैं। तो जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है और ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। लेजिस्लेचर क्या डिसाइड करती है कि कौन ऑफेंस है कौन नॉन ऑफेंस है, यानी अपराध क्या है या नॉन अपराध क्या है, ये डिसाइड करने का काम लेजिस्लेचर का है। लॉ मेक करती है। एग्जीक्यूटिव होती है गवर्नमेंट होती है, यानी कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को चलाने वाले ऑफिशियल्स, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, या जो आप बनने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जुडिशरी इन सारे नियमों को देखती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट के फंक्शन क्या है, मान लीजिए कोई भी स्टेट रन कर रही है तो वो किस फंक्शन पे रन करती है, मतलब क्या उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि एक स्टेट है। मान लीजिए एक स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ये स्टेट बन गई।
अब स्टेट का फंक्शन क्या है? कोई बेसिक फंक्शन होगा ना कि ये काम करेगी स्टेट। बेसिक फंक्शन है उसका पुलिसिंग करना, मतलब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी डिस्टरबेंस होते हैं उससे बचाना। अब इससे बचाने के लिए आप ये समझिए क्या करती है, पुलिसिंग करती है। पुलिस आपके बिठाती है, आर्मी बिठाती है टेरिटरी के लिए। तो ये स्टेट का फंक्शन होता है। और फिलहाल जो स्टेट का फंक्शन एक और है वो वेलफेयर फंक्शन है, यानी कुछ ऐसी वेलबींग के लिए भी स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे आपके स्टेट को फ़ायदा हो और वहाँ के लोगों का विकास हो। ठीक है, तो ये मैंने समझाया कि स्टेट क्या होती है और स्टेट के कौन से फंक्शन है। अब इसमें हमें क्या समझना था, हमने लेजिस्लेचर से कानून बनाया, तो ये कानून क्या है? यही है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जहाँ सारे रूल बुक लिखे हुए हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कर लो, ऐसा हो तो ऐसा कर लो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, भारत का संविधान इतना विस्तृत है जितना किसी भी और देश का विस्तृत नहीं है। यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हर बात लिख दी, हर बात लिख दी कि ऐसा डिस्प्यूट होगा तो ये है। आपको यकीन नहीं होगा कि यूएसए में मात्र 7 आर्टिकल हैं पूरे संविधान में, ओनली 7 आर्टिकल। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उसका, ओनली 7 आर्टिकल में सब समेट दिया उन्होंने। अब हमारे कितने हैं आप सभी जानते हैं, जब बना था तो तब 395 थे और अमेंडमेंट होने के साथ साथ बढ़ती रहती है संख्या, आप सभी को पता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत वाइड है और उसको बनाने में 2 साल 11 महीने समथिंग लगे थे। तो आप ये समझ लीजिए, जब 1947 का एक्ट आया था उसमें जब हमारे को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया, तब ये साबित हो गया कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। बट कानून कौन सा चलना था ये डिसाइड नहीं हुआ था। तो जो कानून अंग्रेज बना के गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, यानी उस समय हमारा जो कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, हमने 2 या 2.5 साल लगभग उसी से सत्ता चलाई है। हमारा जो गणतंत्र हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उससे पहले हम ब्रिटिशर्स के कानून के तहत काम कर रहे थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए समझ में आ गया होगा आपको कि रूल ऑफ बुक है और रूल ऑफ बुक को डिसाइड करने वाले जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे रूल ऑफ बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया। अब जो हम मेन चीज़ पॉलिटी में पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है इनडायरेक्टली। इसके सारे आर्टिकल्स को थोड़ा डिफाइन करना होता है, किसी आर्टिकल को तुम्हें याद करना होता है, किसी आर्टिकल को समझना होता है। अब मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी तरीके से इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। अब पूरा फंक्शन है गवर्नमेंट कैसे, अब ये 3 मैंने आपको जो मेन बताएं ये बेसिक क्लास है। जैसे एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं वो आप पढ़ेंगे, उसी में तो आप पढ़ते हैं ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। इनका पूरा ब्रीफ है, अंदर का जितना डिटेल आप वेरिफिकेशन चलते चले जाएंगे उतना डिटेल आपको मिलता चला जाएगा। तो इसी को हम डिटेलली पढ़ते हैं, वो पॉलिटी है। अब जो कानून बने वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी देखिए जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में कराते रहते हैं लगातार, और उसका सॉल्यूशन हमारे पेड ग्रुप में मिलता है। अगर आप में से कोई भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएंगी थंबनेल में या हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिटेल के थ्रू देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको मेरे नोट्स में या मेरे लेक्चर्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। अगर क्यूज में किसी भी तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्यूज का ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप फ्रीली ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। इसी तरीके से देखिए बहुत से चीज़ें हैं इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी। मेरा काम यही है पहली क्लास में कि आपको क्यूरियस बना दूं पॉलिटी के लिए, इतनी तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप क्यूरियस बन जाएंगे तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन वो क्यूरियोसिटी में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आप 6000 भी क्वेश्चन याद कर लेंगे तब भी गारंटी नहीं है आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी है, क्यूरियोसिटी है, तो आप क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं अटैम्प्ट कर लेंगे तो सही भी हो सकता है, और अटैम्प्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2-3 है, अब जैसे कि आर्टिकल 32 है, यह मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। डिटेल में तो हम लेक्चर्स में देखेंगे अपने। आर्टिकल 30 क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये डिफाइन करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स पूरे तरीके से इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आर्टिकल में बताई गई हैं बातें, मतलब आपको अगर बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं है तो वो लगेगा कि ये क्यों पढ़ते हैं हम, तो ये सब बातें हमें आर्टिकल में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कानून अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, मान लीजिए आर्टिकल 15 में फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन के लिए दिया गया है।
आपको सेक्स, कास्ट, रिलीजन या किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अथॉरिटी हमें संविधान से मिली हुई है। ये जानकारी तो होना एक सिटीजन की अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और एक अवेयर और इंटेलेक्चुअल सिटीजन है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको अपने कानून की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस सब्जेक्ट को पेपर नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी आप इस चीज़ की जानकारी रखिए। पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जो आपको एक एलाइड वर्ग में बात करने के लायक बनाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं आर्टिकल 13 क्या है। एनी लॉ मेड इन इंडिया शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट। यही ये गारंटी देता है आर्टिकल 13 कि कितने भी कानून लेगिस्लेचर बना ले, अगर उस लेगिस्लेचर के कानून में बनने में सिटीजन को कुछ भी अटपटा लगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना अधिकार दिया, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का, कि हमें सेक्स के नाम पे या हमें रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 3 नेचर बताए, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेगिस्लेचर ने कानून बना दिया, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जबरदस्ती आपसे फॉलो करवा रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते? अगर यहाँ मोनार्की होती, डिक्टेटरशिप होती, तो आपको मानना पड़ता, बट यहाँ डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेसी में जो तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, उसका दरवाजा आप खटखटाते हैं और उसे बताते हैं कि आपके लेगिस्लेचर ने जो कानून बनाया वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाता है। इसी तरीके के केसेस हुए हैं, उनसे आपका क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन आया बेरुवारी केस से। इस तरीके के कई केसेस हैं। जो केसेस क्यों हुए हैं, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं और उन केसेस की व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला कोई नियम बताता है कि बेरुवारी केस में मैंने ऐसा समझाया था। मान लीजिए SC ST कमीशन बनना था, तो वो तो पहले का ही अम्बेडकर जी ऐसा संविधान बना गए थे कि उन्होंने वो बना दिया था। अब OBC कमीशन बनना था, तो उसके लिए मंडल आयोग बना था पूरा। मंडल आयोग ने ये सिफारिशें दी थी कि हमारा जो OBC वाला वर्ग है वो भी SC ST से बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए OBC कमीशन बना, तब आपका OBC को आरक्षण मिला। आप सभी को पता होगा 27% जो आरक्षण उसके बाद मिला, वो रिजर्वेशन हमारा मंडल आयोग की सिफारिशों की वजह से मिला था। तो इसी तरीके के केसेस को डील करना चाहिए। अब मान लीजिए पिछली बार तो आपकी UPPSC MOCH में बेरोजगारी केस आ गया, अब अगली बार कौन सा केस आएगा ये आपको पता है? नहीं पता है। तो सारी केसेस की स्टडी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी ना हमें। तो उसको आप करने के लिए देखिए, अगर आप फंडामेंटली एक अच्छी जगह पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको जिस तरीके की क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इस चैनल से पता लगता रहेगा कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी आप समझदार हैं, आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस की बात है। अगर आपने उसको लाइटली लिया तो आपको आने वाले टाइम में वो मार्जिनेट कर देगा, वो आपको सेग्रीगेट कर देगा अदर कॉम्पिटिटर से। आपका कंपटीशन बहुत वाइड है, 2 ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं 2 स्ट्रीम के लोग, और उनको सेग्रीगेट करने का काम सिर्फ आपका एक ही सेक्शन कर रहा है जिसका नाम GS है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके मेडिकल फील्ड के हैं। जो GS सेक्शन को अच्छा करके ले जाएगा वो मेडिकल एस्पिरेंट से अलग हो जाएगा, आपको पता है डिफरेंट हो जाएगा वो बंदा, और वो डिफ्रेंसिएशन उसको रैंक में हाई कर देगी। और आपको पता है यहाँ सिर्फ पॉइंटों का और नंबर का खेल है कंपटीशन में, और किसी चीज़ का खेल नहीं है। इसी तरीके से हम पूरे लेक्चर में आपको समझाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 1946 में, उसके कितने पार्ट थे, उसमें कौन कौन सी कमेटियाँ बनी थी, उसके कौन से हेड थे। ये सब मैंने अपना पेड लेक्चर में इसकी PDF लिस्टिंग दे रखी है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं जो पेड एस्पिरेंट है हमारे। तो ये जितनी भी कमेटियाँ हैं उनके हेड से क्वेश्चन आता है आपका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट PDF है, मैंने उनको प्रोवाइड कर दी है और उनके पास ये अवेलेबल है। ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन हेड था, ये क्वेश्चन आता है आपका, तो इसकी पूरी PDF लिस्टिंग है। देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ क्लासेस में, पहले क्रोनोलॉजी देता हूँ बच्चे को, ताकि उसको एक आइडिया लगे कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, तो पूरी क्रोनोलॉजी दे देता हूँ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, तो पूरी पहले एक क्रोनोलॉजी दे दी है कि कहाँ से आपको पढ़ना है और कहाँ तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय ही जो बच्चे एस्पिरेंट हमारे अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैंने वहीं बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है, प्रशासनिक पार्ट, वो हम अभी डील नहीं कर रहे हैं, वो हम पॉलिटी में डील करेंगे। तो मैंने आज जो पॉलिटी का लेक्चर लिया है वहाँ पे, वो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से लिया है। वहाँ पे ये बताया गया है कि कानून बनना कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरीके से हमारा संविधान बनने की एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। 7073 से आप समझिए, तब से ब्रिटिशर्स कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए वो कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे थे लगातार, कि देखिए इंडिया है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 1935 तक वो ऐड करते रहे। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना
वो 1935 एक्ट का ही ब्लूप्रिंट है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट आर कॉपीड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। आप किसी से आप डिस्कस कर लीजिएगा, जो हमारा संविधान का कंटेंट है वो 1935 यानी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का ब्लूप्रिंट है, और रिमेनिंग आर बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा एंड अदर मेजर कंट्रीज। वहाँ से हमारे कुछ प्रोविजंस कॉपी किए गए हैं जो मोस्टली हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप इस क्लास में लगातार बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको करंट अफेयर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये चैनल का नाम है UPPSC। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और देखिए बहुत ज़रूरी है शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपके फीड में ये लेक्चर आ जाएं, क्योंकि हर बार नोटिस देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी यूट्यूब की फीड में दिखाने लगे ये। और आपके लिए देखिए अभी अदर कंटेंट से बेटर यही है कि आप अपनी फीड में GS का या अपने मेडिकल फील्ड के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके फीड में सिर्फ वही दिखाए और आपका माइंड जो है एक सिंगल फोकस टारगेट की तरह एग्जाम को सोचता रहे। अगर मान लीजिए आपको एक वीडियो दिख जाती है 15 मिनट की, तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इनडायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा। तो अपनी फीड यूट्यूब की आप बिल्कुल करेक्ट रखिए, उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए जो आपके काम के हैं। और ये चैनल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के नाम से ही देखिए बनाया है, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के कंटेंट को लेकर फोकस किया गया है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हैं वो सारे इस पे मिल जाएंगे आपको। आने वाले करंट अफेयर, आने वाला स्टैटिक जीके सब आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।